ये साइंस का मॉडल सेट है, ये सेट 4 है। मैंने पहले ही सेट 1 और सेट 4 का वीडियो सोल्यूशन बना चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं साइंस का सेट 4 का सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज 90 डिग्री देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू दिस। तो सपोज अगर हम एक मिरर ड्रॉ करते हैं और ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है और ये हमारा क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो यहाँ जो आंसर, ये क्वेश्चन क्या बोला है कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, दोनों के बीच का एंगल कितना दे दिया है मेरे पास, 90 डिग्री दिया है। तो हमें पता है कि देखो आई जो होता है ये हमारा आई है और ये हमारा क्या आर है, और दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो क्या हो जाएगा, आई भी हमारा 45 हो जाएगा और आर भी हमारा क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला, देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो टोटल अगर 90 है तो 45 यहाँ, 45 यहाँ, इसलिए आर का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 45। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, 45। चलिए आगे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड। तो सपोज अगर हम एक कनकेव मिरर ड्रॉ करते हैं और लाइन जो ज्वाइन कर रहा है ये हमारा सेंटर जो होता है मिरर का, वो हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। और ये हमारा सपोज सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, इफ़ फोकल लेंथ इज 16 सेंटीमीटर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। इस फोकल लेंथ हमको दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो हमको पता है ट्वाइस ऑफ एफ होता है। तो इसको सिंपली क्या कर देना है, 2 × 16 कर देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, मेरा जो हो जाएगा 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। आगे मूव करते हैं, वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस इन कनकेव मिरर टू ऑब्टेन इरेक्ट एंड एनलार्ज। तो कनकेव मिरर में क्या होता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को, सपोज ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, तो जब ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, तो इमेज जो बनता है वो हमारा क्या होता है, कुछ इस तरह का होता है। एक रे को पैरेलल ले जाते हैं तो फोकस से पास करता है, दूसरा रे को हम इस तरह ले जाते हैं जैसे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से आ रहा है ना। तो ऐसे केस में क्या होता है, हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं और यहाँ पर इमेज बनता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, एनलार्ज इमेज बनता है और इरेक्ट बनता है। तो अगर हमको एनलार्ज भी चाहिए और इरेक्ट चाहिए तो इमेज ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना होता है, फोकस और पोल का बीच में रखना होता है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोकस एंड पोल। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड। तो कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सैड व्यू ऑफ द व्हीकल में, है ना। जो व्हीकल में जो यूज किया जाता है मिरर, जो हमारा व्हीकल पीछे से आ रहा है उसको देखने के लिए, तो हमारा कन्वेक्स मिरर होता है। हेडलाइट ऑफ द व्हीकल में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कनकेव मिरर यूज़ करते हैं। ठीक है, याद रखना है। आगे मूव करते हैं, when coin is placed in water it appears raised from its original position, which phenomena of light does it represent। सपोज ये बकेट ऑफ वाटर है, यहाँ पर मेरे पास क्या है, कॉइन है, और यहाँ सपोज ये पूरा पानी भरा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो जब लाइट रेज यहाँ से क्या होता है, लाइट रेज जब ये आती है तो आने पर क्या होता है, ये नॉर्मल की तरफ टुवार्ड्स द नॉर्मल क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। ठीक है ना। लेकिन हम जो है वो कहाँ देखते हैं, तो हम तो सीधा देखते हैं, इसलिए हमको क्या होता है कि जो कॉइन है वो थोड़ा ऊपर में दिखता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण हो रहा है, बेंडिंग ऑफ लाइट के, लाइट आने पर ये क्या हो जा रहा है, बेंड हो जा रहा है। ठीक है ना, तो बेंडिंग ऑफ लाइट के कारण, और बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे मूव करते हैं, एट विच पॉइंट ऑफ लेंस लाइट डू नॉट डेविएट फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ। तो लेंस चाहे हम दो जो भी बनाएं, अगर कन्वेक्स लेंस बनाते हैं तो भी क्या होता है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। अगर हम कनकेव लेंस बनाते हैं तो भी यहाँ पर क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। तो जब लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो उसी पाथ से क्या होता है, वो उसी पाथ से क्या होता है, ये लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर से ही पास कर जाता है विदाउट डेविएशन। यहाँ भी लाइट उसी पाथ से चला जाता है विदाउट डेविएशन। तो अगर डेविएशन नहीं चाहिए तो हमारा
क्या होगा, कहाँ से पास करेगा, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा। ऑप्टिकल सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ द लेंस। आगे मूव करते हैं। अ कनकेव लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। तो ये कनकेव लेंस का जब बात आता है, कन्वेक्स लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम कन्वेक्स लेंस ड्रॉ करते हैं तो ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है सपोज, तो लाइट रेज जो पैरेलल आएगा, जितना भी पैरेलल रे ऑफ लाइट लाएंगे सब क्या होगा, फोकस से आकर क्या हो जाएगा, सॉरी गलत हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो लाइट रेज, अगर हम कोई भी एक लाइट रेज आ रहा है, ठीक है ना, तो जो भी पैरेलल आएगा क्या होता है, फोकस की तरफ क्या होता है, कन्वर्स कर जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो इट कलेक्ट रे ऑफ लाइट एट वन प्लेस, सबको एक ही प्लेस पर लाता है, जितना भी आएगा सब एक प्लेस पर आ जाएगा, इसलिए क्या हो जाता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन अगर हमसे पूछा जाता है कनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि सपोज अगर हम कनकेव मिरर ड्रॉ कर, कनकेव लेंस ड्रॉ करते हैं, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो लाइट रेज जो आती है वो डेविएट कर जाती है, लाइट रेज जो आती है वो डेविएट कर जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। ठीक है, ये कौन सा लेंस होता है, कनकेव लेंस होता है। ठीक है, याद रखना है। आगे मूव करते हैं। हु कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, तो लाइट को जो कंट्रोल करता है वो हमारा क्या करता है, आइरिस करता है, ये हमारा कलर्ड पार्ट है। ठीक है, और रेटिना पर क्या होता है, इमेज बनता है, लाइट प्यूपिल से इंटर करता है, और कॉर्निया हमारा आउटर कवरिंग पार्ट है, या टॉप पोर्शन है हमारा, जो कि एक मेम्ब्रेन है। आगे बात करते हैं नियर पॉइंट ऑफ द आई क्या है, तो हमारा नियर पॉइंट कितना होता है, नियर पॉइंट जो है हमारा वो 25 सेंटीमीटर होता है। अगर हमसे पूछा जाता है फार पॉइंट तो हम लगा देते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, आगे मूव करते हैं। इन ह्यूमन आई नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, तो ह्यूमन आई में जो इमेज बनता है वो हमेशा रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ हैविंग शॉर्ट विजन, शॉर्ट विजन होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो देखिए शॉर्ट विजन में क्या हो गया कि हमें नज़दीक का दिखाई देता है, हाँ, लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, तो एनलार्जमेंट ऑफ द आई बॉल, शॉर्टनिंग ऑफ द आई बॉल, इंक्रीज इन फोकल लेंथ। तो इसमें होता है क्या मेनली कि हमारा आई बॉल क्या हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है कि इमेज जो है हमारा पहले ही बन जाता है, रेटिना में बनने के जगह क्या हो जाता है, रेटिना से पहले ही बन जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे मूव करते हैं। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड, क्या होता है, तो देखिए एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट फोकल लेंथ, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हमारा जो भी आई का लेंस जो होता है वो हमारा क्या करता है कि फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। ठीक है, तो उसको हम वैसा उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, अकोमोडेशन ऑफ आई। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इससे आप देख लीजिएगा सेट में, सेट में हमारा 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा बैलेंस्ड है वो चेक करना है। यहाँ इक्वेशन बहुत लिखना पड़ता है इसलिए मैंने लिखा नहीं है, तो ट्राई कीजिएगा, अगर डाउट होगा तो पूछिएगा हमसे। आगे मूव करते हैं। आगे क्या है, विच सब्सटेंस इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रेड्यूस्ड इन द केमिकल रिएक्शन, इसमें कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो जो ऑक्सीजन गेन करेगा वही ऑक्सीडाइज करेगा, तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज कर गया, तो हाइड्रोजन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज कर गया। और रिडक्शन क्या हो जा रहा है, यहाँ ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो CO2 जो ये है हमारा, यहाँ क्या हो रहा है, हमारा रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और हाइड्रोजन के अंदर क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज कर रहा है, और कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, ये जो कॉपर ऑक्साइड है वो क्या हो रहा है, रेड्यूस्ड कर जा रहा है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, तो हमें पता है कि अगर कोई भी दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन कर रहा है तो यहाँ प्रोडक्ट बनता है, और इस ये जो हमारा रिएक्शन में टेक पार्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं।
टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज डैश द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। देखिए टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट का बराबर होता है। मीन्स दोनों क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का थ्रू होता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, कि मास ऑफ रिएक्टेंट जो होगा वो क्या होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट का बराबर होगा। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि दोनों इक्वल होता है। आगे मूव करते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, मीथेन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है। और जब एनर्जी रिलीज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एनर्जी का यूटिलाइज हो रहा है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, तो उसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन यहाँ एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आगे मूव करते हैं। ए प्लस या ए कोई सब्सटेंस है, वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये हमारा क्या है, यहाँ प्लस का साइन होगा। ठीक है ना, ये प्रोडक्ट हमारा बना है, एरो है प्रोडक्ट का। तो देखिए यहाँ क्या है, एसिड के साथ कोई एक सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और वाटर बन रहा है। तो ये कब होता है, तो जब एसिड क्या करता है, कोई भी मेटल कार्बोनेट हो चाहे बाई कार्बोनेट हो, ठीक है ना, दोनों केसेस में क्या होता है कि हमारा सॉल्ट भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और वाटर रिलीज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे मूव करते हैं। तो ध्यान देना है कि हमारा यहाँ तो मेटल कार्बोनेट भी हो सकता है या मेटल बाई कार्बोनेट भी हो सकता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, सी हो जाएगा। आगे हम मूव करते हैं। in which of the following substance it will not turn red when blue paper is added। ब्लू जो है वो किस में रेड में चेंज नहीं होता है, तो ब्लू जो रेड में चेंज हो जाता है वो इन केस ऑफ एसिड में होता है। ठीक है ना, तो यहाँ एसिड हमारा कौन सा नहीं है ना, तो यहाँ ऑप्शन असल में गलती दिया हुआ है, यहाँ HCl होगा। ठीक है, जो कि एसिड है, ये हमारा नाइट्रिक एसिड सही है। और यहाँ पर जो होगा HNO3 होना चाहिए। ठीक है ना, HNO3 होना चाहिए, इसको फिर से लिख देते हैं। यहाँ HCl होगा, यहाँ HNO3 होगा, यहाँ NaOH होगा। ठीक है ना, तो देखिए ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, तो इसमें तो चेंज हो जाएगा। ब्लू जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, रेड में चेंज हो जाएगा। लेकिन ये हमारा क्या है, बेस है, तो यहाँ चेंज नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक था, तो टाइप करने में गलती हो गया था, तो यहाँ क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, ये बेस है, तो ब्लू जो है वो रेड में चेंज नहीं होगा। आगे मूव करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज प्रेजेंट। तो सॉल्ट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर मतलब प्रेजेंट है ना, तो वो हमारा किस में होता है, कैल्शियम सल्फेट, 5 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं। विच सॉल्ट इज यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस। तो परमानेंट हार्डनेस के लिए क्या करते हैं हम लोग, वाशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, जो क्या है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का इससे फॉर्मूला होता है Na2CO3, और ऐसे 10 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी लेते हैं, तो याद रखना है वो हमारा क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट, जो क्या करता है, वाटर के अंदर जो परमानेंट हार्डनेस होता है उसको रिमूव करता है। ठीक है, ये मेनली किसका फॉर्मूला है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट, और ऐसे हम लोग लिखते हैं सोडियम Na2CO3 और 10H2O। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड शो एसिडिक बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर बिकॉज। तो इसमें जो होता है वो हमारा जब भी एसिड को क्या होता है, पानी के साथ मिलाते हैं, तो क्या होता है, H+ आयन रिलीज होता है, जिसके कारण क्या होता है, एसिडिक बिहेवियर उस सॉल्यूशन का हमें ऑब्जर्व होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच वैल्यू ऑफ ए बी सी दिया हुआ है, ये ए का है, ये बी सी डी का दिया हुआ है। विच इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन, तो बेस्ट क्या होगा, मोर देन 7, तो मोर देन 7 क्या है, 14 है, तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, डी। हमें पता है कि लेस देन 7 है तो एसिड है, मोर देन 7 है तो बेस है,
और इक्वल टू 7 है तो न्यूट्रल है। तो यहाँ जो हमसे पूछ रहा है बेस कौन सा है, तो बेस हमारा मोर देन 7 14 है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। आगे मूव करते हैं। इन द गिवन फिगर व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो यहाँ तो डायग्राम ही नहीं दिया है, रिएक्शन ही नहीं दिया है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा सेट में। विच बायोलॉजिकल प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। तो बॉडी के अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिसमें क्या होता है कि जो भी हमारा फूड मोलिक्यूल्स है और वाटर है, ऑक्सीजन है, वो सारा क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, इसके अलावा और भी एक ऑप्शन होना चाहिए था। तो एक्सक्रीशन में तो वेस्ट मटेरियल का रिमूवल होता है, रेस्पिरेशन में क्या होता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है, न्यूट्रिशन में तो फूड हम उस प्रोसेस से लेते हैं, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। कि जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है, मूवमेंट का जो काम है वो कौन करता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस से होता है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट रिक्वायर्ड इन फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है, वाटर का रिक्वायरमेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिक्वायरमेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जो सनलाइट को क्या करता है एब्जॉर्ब करता है, तो ये भी हमारा रिक्वायरमेंट होता है। तो बच्चा मेरा क्या कार्बोहाइड्रेट जिसका रिक्वायरमेंट नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे आते हैं। व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आर देयर इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि वो खुद से फूड को प्रेफर नहीं करता, वो डिपेंडेंट होता है ऑटोट्रोफ्स पर। आगे मूव करते हैं। एंजाइम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट। तो फैट को डाइजेस्ट करने के लिए क्या होता है, तो फैट को डाइजेस्ट लाइपेस करता है, लाइपेस करता है। ट्रिप्सिन और पेप्सिन क्या करता है, हमारा पेप्सिन और ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे मूव करते हैं। वेयर डज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरूवेट टेक्स प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है पायरूवेट में, वो हमारा कहाँ होता है साइटोप्लाज्म होता है। और फिर ये जो हमारा एनर्जी के लिए जब हमारा फॉर्मेशन का बात आता है, इसमें 3 हम लोग कंडीशन पढ़े थे, वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेकिन जो ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का पायरूवेट में, वो हमारा किस में होता है साइटोप्लाज्म होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा ए हो जाएगा। आगे मूव करते हैं। फूड प्रेपर्ड बाय प्लांट इज ट्रांसपोर्टेड बाय। तो फूड जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके थ्रू होता है, तो वो हमारा फ्लोएम के थ्रू होता है। और वाटर मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है, तो वो जाइलम से होता है, ठीक है। तो जब वाटर एंड मिनरल्स देगा तो हम जाइलम का ऑप्शन टिक कर देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे मूव करते हैं। विच प्रोसेस इज नेसेसरी टू मेंटेन इट्स एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए, अपना जनरेशन को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, नहीं तो क्या होगा लाइफ जो है या फिर जो हमारा जनरेशन है वो एंड हो जाएगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं। सी द फिगर फ्रॉम ओरिजिनल सेट एंड गिव आंसर। तो इसको ट्राई कीजिएगा, ओरिजिनल सेट में क्या दिया है आप देख लीजिएगा। सीड कंटेन्स एम्ब्रियो विच डेवलप अंडर सर्टेन कंडीशन, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड। तो सीड में क्या होता है, कोई भी सीड में एक एम्ब्रियो होता है और उस एम्ब्रियो ही क्या होता है वो जर्मिनेट करता है और न्यू प्लांट में ग्रो करता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं जर्मिनेशन, ठीक है। तो सीड कंटेन्स एम्ब्रियो विच डेवलप अंडर सर्टेन कंडीशन, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड, तो जर्मिनेशन कहते हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं। विच पार्ट ऑफ द यूटेरस डज वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है फर्टिलाइजेशन होता है, जो ओवम होता है वो हमारा रिलीज होता है फ्रॉम ओवरीज से, और हमारा यहाँ से फिर जो सर्विक्स के थ्रू जो हमारा जाता है स्पर्म, वो जा करके क्या करता है ओवम को फ्यूज कर देता है। तो वो कहाँ होता है फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे अगर मूव करें क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में हमें क्या है, ये रिन्यूएबल एनर्जी है, फॉसिल फ्यूल्स है, ऑप्शन नंबर बी में दिया। कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्लांट डेवलप्स द डिस्ट्रॉयज द इकोसिस्टम। हाँ तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। कि जब भी हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट डेवलप करते हैं, मीन्स जब भी हम डैम वगैरह कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो क्या होता है बहुत सारा वहाँ का जो आसपास का इकोसिस्टम है वो हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है।
बहुत सारे प्लांट को कट करना पड़ता है, जिससे हमारा फ्लोरा एंड फौना दोनों, प्लांट एज वेल एज एनिमल दोनों डिस्टर्ब होते हैं। आगे अगर मूव करें, व्हाट आर द लिमिटेशन इन द यूज़ ऑफ सोलर सेल। सोलर सेल को यूज़ करने में क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या कमी है, तो ये हमारा इट रिक्वायर्स केबलिंग तो नहीं, सोलर एनर्जी यूज इन दिस प्रोसेस तो हाँ सही है, लेकिन ये कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि अबंडेंट हमारा प्रेजेंट है, बहुत सारा अमाउंट में प्रेजेंट है जो ख़त्म नहीं होगा। ये रिमोट एरिया में यूज़ कर सकते हैं ऐसा भी नहीं है, तो ये एक्सपेंसिव होता है, इसलिए हम लोग इससे कम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी को हमारा क्या लिमिटेशन है, तो न्यूक्लियर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है, कोई लिमिटेशन नहीं है। यूरेनियम इज यूज्ड, ये भी कोई लिमिटेशन नहीं है, बहुत सारा प्रेजेंट है। इस सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है न्यूक्लियर एनर्जी के लिए वो ये आता है, प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज। स्टोरेज करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता है, इसलिए इसका स्टोरेज करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो यही सबसे बड़ा इसका क्या है, लिमिटेशन है। आगे अगर बात करें, यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्स इज बेस्ट फॉर एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट के लिए क्या बेहतर है, तो वुड, कोल, सीएनजी और एलपीजी। तो देखिए कोल तो नहीं है, वुड भी नहीं है, ये लॉट ऑफ स्मोक प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर केसेस भी। और लेकिन अगर हम एलपीजी और सीएनजी की बात करें, तो एलपीजी और सीएनजी में हमारा क्या होगा कि ये असल में क्या है ना, सीएनजी ही होता है, लेकिन अभी तक जो माना गया है वो सीएनजी ही माना गया है कि सीएनजी हमारा क्या है, इससे ज़्यादा बेटर है। बट यहाँ क्या है, अभी लेटेस्ट जो हमारा रिसर्च हुआ है उसमें ये भी पाया गया है कि सीएनजी भी लॉट ऑफ स्मोक, लॉट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस क्या होता है, रिलीज करता है, जैसे मीथेन। तो इसका ऑप्शन जो है अभी फ़िलहाल हम क्या करेंगे, सी ही को टिक करेंगे। ठीक है, लेकिन दोनों में बेस्ट कहा जाए तो वैसे को खास बेस्ट दोनों में कुछ नहीं बता सकते हैं। आगे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट यूजेस फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स कौन यूज करता है ना, तो हाइड्रो पावर प्लांट में यूज नहीं करते हम लोग, है ना, थर्मल पावर प्लांट में यूज किया जाता है। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, कोल का इस्तेमाल करते हैं फॉर जनरेशन ऑफ हीट, ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकें। तो फॉसिल फ्यूल का सोलर एनर्जी में इस्तेमाल नहीं होता है, जियो थर्मल एनर्जी में इस्तेमाल नहीं होता है, हाइड्रो पावर प्लांट में इस्तेमाल नहीं होता है। तो फॉसिल फ्यूल का जो इस्तेमाल होता है वो किस में होता है, वो थर्मल पावर प्लांट में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर कोई डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है।